See, last lecture में we have finished till X-ray production, right? X-ray का discussion we did mostly and all those things. Okay, we'll continue with nuclei. Okay, new chapter. Last part of your modern physics. What we are going to do यहाँ पे is first we'll discuss about some factors affecting stability of nucleus. उसमें जो major factor is binding energy and binding energy curve. That is the first important topic. उसके बाद we'll look at alpha, beta, gamma, decay. Okay, and then we'll look at decay law. Okay, and that's it. It's a small chapter. We'll try to complete it today itself. नहीं तो देखते हैं, नहीं हुआ तो एक और lecture ले लेंगे. Okay. So see, when we talk about nucleus, there are certain things that we should know. Word was coined by Rutherford, of course, है ना, famous gold foil experiment किया और वहाँ पे he found out the nucleus. We have discussed this part. Nucleus पे we have two major particles, proton and neutron, है ना, and we call them collectively as nucleons because they stay in nucleus. ठीक है, proton are positively charged, neutrons are neutral, there is no charge, right? ठीक है, you should know that neutrons are slightly heavier as compared to proton. वैसे for practical purposes we say that कि mass of neutron and mass of proton is same, 1.67 × 10⁻27 kgs, राइट? लेकिन पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन थोड़ा स्लाइटली हैवी है जब प्रोटॉन से कंपेयर करते हैं तब. समझ में आया? ठीक है, ये पॉइंट एक पता होना चाहिए. और जनरली व्हेन वी राइट लाइक दिस की एक्स ए जेड, ये नोटेशन हम लोग यूज करते हैं काफी. ठीक है, जैसे He4 लिखते हैं हम लोग, है ना. व्हेन वी राइट लाइक दिस, यू नो दैट कि व्हाट इज 4 हियर? एटॉमिक मास नंबर. व्हाट इज 2 हियर? एटॉमिक नंबर, है ना. एटॉमिक नंबर Z इज बेसिकली नंबर ऑफ protons, isn't it? Okay. And when I say atomic mass number, it includes both number of protons as well as number of neutrons, है ना. ठीक है, and so we can directly say number of protons. If they ask me, it is directly Z का value, ठीक है. But if they ask me number of neutrons, then A में से, because it has both ना proton number and neutron number, from A I have to subtract the proton number. So from A I'll subtract Z. Number of protons is Z and number of neutrons is A minus Z. ये तो पता होना चाहिए, है ना. ठीक है, अच्छा, और थोड़ा बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में. See, if I have to calculate mass of nucleus, तो उसमें न्यूक्लियस में दो लोग हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना. ठीक है, तो इफ आई नो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, माय जॉब इज डन. ठीक है, तो व्हाट इज टोटल मास ऑफ प्रोटॉन? इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन, दैट इज ZMP. समझ आया? समझा ये चीज? ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स व्हिच इज A minus Z इनटू Mn. तो दिस इज एक्चुअली वी कॉल, इसको बोलते हैं हम लोग कैलकुलेटेड मास ऑफ न्यूक्लियस. कैलकुलेशन पे ये आता है, समझा. अगर अप्रोक्सीमेट करना है तो वी नो दैट एम्पियर MN आर सेम. ठीक है, फॉर प्रैक्टिकली दे आर ऑलमोस्ट सेम. तो इसको दोनों पे MM लिख दिया मैंने, ब्रैकेट ओपन किया. ठीक है, ओपन द ब्रैकेट, व्हाट आई गेट? ZM प्लस AM माइनस ZM, राइट. तो ZM और माइनस ZM कैंसिल हो जाएगा, बचा सिर्फ AM. तो व्हाट आई रियलाइज हियर कि माय एटॉमिक मास नंबर डिसाइड्स द मास ऑफ द न्यूक्लियस. जितना ज्यादा एटॉमिक मास नंबर उतना ज्यादा मास ऑफ न्यूक्लियस. समझा ना? इसलिए इसको एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं हम. ठीक है, कि ये नंबर डिसाइड करता है कि कितना ज्यादा मास हुआ या कितना कम मास हुआ. समझा? ओके, नेक्स्ट पार्ट, साइज ऑफ न्यूक्लियस. साइज मतलब सी यू अंडरस्टैंड कि दिस इज आवर न्यूक्लियस एंड उसके आजू बाजू में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, राइट. तो दिस इज द एंटायर एटम. ये पूरा एटम की ये पूरा एटम है. समझा? तो व्हेन हम लोग लिखते हैं ना R इज इक्वल टू Z² / N², 0.529 angstrom, that is size of atom because it talks about orbits का length. समझा? ये जो रेडियस का फॉर्मूला लिखा है भोर में, वो साइज ऑफ एटम है. ठीक है, ओके. साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मच स्मॉलर. सी, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल पार्ट. ठीक है, उसका जो फॉर्मूला है इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस वी हैव ड्रॉन. इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला अगेन. ओके, तो वो दैट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज सिर्फ और सिर्फ ये वाले पार्ट का बात चल रहा है. ठीक है, न्यूक्लियस का रेडियस चाहिए तो इट इज सम R0. ओके, A⁻⁴. ओके, A is atomic 1/3 मतलब क्यूब रूट निकालना है ना. A is atomic mass number, R0 is a constant whose value is 1.2 10⁻15. 10⁻15 मतलब क्या है? फर्मी मीटर ना. ठीक है, ओके, फर्मी मतलब फेम्टो में आ रहा है. ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल. और ये था अपना एंस्ट्रॉम में, इफ यू रिमेंबर. ठीक है, तो फैक्टर बहुत ज्यादा है ना, 10⁻15, 10⁻10. तो 10⁵ का फैक्टर बढ़ रहा है, विच इज ह्यूज. गेटिंग इट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, इफ आई हैव टू, सिंस आई नो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, आई कैन कैलकुलेट वॉल्यूम आल्सो. ओके, व्हाट इज वॉल्यूम का फॉर्मूला? वी इमेजिन न्यूक्लियस टू बी अ स्फीयर. ठीक है, 4/3 πr³ यूज कर सकते हैं. R का वैल्यू यहाँ से ले लो. ठीक है, क्या मिलेगा? देखो, R³ करोगे तो ये R0³ हो जाएगा. ठीक है, और इसका क्यूब रूट निकल जाएगा, तो you'll have A. Again, what I realize कि एटॉमिक मास नंबर इज डिसाइडिंग द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. तो मास नंबर
मास तो डिसाइड कर रहा है न्यूक्लियस का, वॉल्यूम को भी वही देख रहा है। तो जितना बड़ा मास नंबर उतना बल्कि या उतना बड़ा हो जाएगा तुम्हारा न्यूक्लियस। समझ में आया क्या? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, if I have to calculate density, because I know mass and volume, I can get density also. Density का फॉर्मूला क्या होगा? It is total mass और total volume. total mass का वैल्यू क्या है? A into m सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, और वॉल्यूम का यहाँ से ले लिया उठा के रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो व्हाट आई रियलाइज्ड कि दिस A इज गेटिंग कैंसिल, सी ये A और ये कैंसिल, इसका A और इसका ये कैंसिल हो गया, समझा? ठीक है। और व्हाट आई गेट हियर इज 3m, which m is what? कांस्टेंट मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन है ये। 4 पाई भी कांस्टेंट है, r0 तो पहले से कांस्टेंट था, ठीक है। एंड इफ आई पुट द वैल्यू, सी r0 इज 10⁻15, उसका क्यूब किया तो 10⁻45 हो जाएगा, ठीक है ना? ये 45 है, और m जो है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, 10⁻27। तो 27 है ना, 27 यहाँ -27, दिस विल गो अप। तो दिस नंबर इज 10⁻+45 -27, ऐसा कुछ तो नंबर आएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली मुझे से बाकी तो छोड़ के 18 मिलेगा, है ना? समझ में आया से? ठीक है। तो ये मतलब बोलने का मतलब ये है कि लुक एट द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग इज 10⁻18, ह्यूमंगस वैल्यू, समझा? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो निकल के आ रहा है, एक तो पहले तो कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है, ए पे डिपेंड नहीं कर रहा वो, ओके। एंड द वैल्यू बिहाइंड इज 10⁻18, दिस ह्यूज नंबर, ओके, वेरी हाई नंबर। एंड वी कैन से दैट कि न्यूक्लियस इज द मोस्ट डेंस स्टफ दैट वी नो, बिकॉज इट इज 18 zeros 10 के आगे, समझ में आ रहा है? तो ह्यूज नंबर, तो मोस्ट डेंस, ठीक है, स्टफ इज न्यूक्लियस। और डेंसिटी कैलकुलेट भी किया है हमने। कभी कभी एमसीक्यू में ये पूछ लेते हैं, दे गिव 4 ऑप्शंस, जैसे मास, साइज या रेडियस, ठीक है, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, व्हिच वन ऑफ देम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए? तो यू शुड नो दैट डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। अपने सिलेबस में वी बिलीव दैट कि न्यूक्लियस का डेंसिटी इज ऑलमोस्ट सेम, डेंसिटी को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, समझा? देखो ना कि किसी ना जेड पे डिपेंड कर रहा है ना ए पे डिपेंड कर रहा है, मतलब हर एलिमेंट के लिए वी आर अज्यूमिंग इट्स कांस्टेंट, है ना? विद इफ आई चेंज द एलिमेंट, mass will change, size will also change, ठीक है, and volume will also change, but density will remain constant. Is it making sense? So these are few properties, and there are more terms like isobar, isotones, things like that. I think you have done in chemistry, so I will try to skip it. वो इतना पूछते नहीं, हमारे काम का नहीं है, okay? अच्छा, so now this nucleus, ठीक है, this is very important because you understand if the nucleus is not stable, what will happen? Radioactivity हो जाएगा, है ना? ठीक है, okay? तो we want to understand next कि nucleus का stability किस पे डिपेंड करता है, ओके। तो देयर आर 4 फैक्टर्स, देयर आर मोर फैक्टर्स एक्चुअली, बट अपने सिलेबस में भी डिस्कस मेजरली अपॉन 4 फैक्टर्स। वो भी हम फर्स्ट फैक्टर और जो लास्ट फैक्टर बताऊंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। पहला फैक्टर क्या है कि द नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स खुद, व्हेन वी स्टडी न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, जैसे ग्रेविटी पढ़ते हैं वैसे हमने न्यूक्लियर फोर्स सब पढ़ा, तो वी गॉट अ ग्राफ लाइक दिस। आई हैव ड्रॉन द ग्राफ, बट आई जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन। दिस इज द ग्राफ ऑफ न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस। हमने देखा कि डिस्टेंस मतलब हम क्या कर रहे हैं, 2 न्यूक्लियॉन्स को ले रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन को लिया या प्रोटॉन को लिया, ठीक है, और उनके बीच डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स है तो न्यूक्लियस में एक्ट कर रहा है, और न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं, तो उनके बीच डिस्टेंस चेंज किया और देखा कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, समझ में आया ना? तो वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, नॉट ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स की बात चल रही है। तो जो ग्राफ आया वो ऐसा कुछ तो है, ऐसा कुछ तो, ठीक है, यू सी द शेप, दिस ग्रीन पार्ट इज द ग्राफ पार्ट, ओके। तो फर्स्ट थिंग आई रियलाइज कि देखो ये ग्राफ देखो 0 पे टच कर रहा है, ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स इज 0 अंटिल आई रीच अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। 1 फर्मी मतलब सोचो बहुत छोटा डिस्टेंस है, मतलब 2 न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस पहले 1 फर्मी के आसपास होगा, तभी तो ये फोर्स एक्टिव होता है। अगर 1 फर्मी से ज्यादा डिस्टेंस है तो ये फोर्स है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉन एग्जिस्ट, 0 है, समझा? मतलब इफ आई टेक फॉर एग्जांपल, देखो न्यूक्लियस में क्या होता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बैठे ना, इफ आई टेक 2 प्रोटॉन्स, this is proton number 1, this is proton number 2, okay, and let's say distance between them is some imagine कर लो कुछ भी ले लो, 1.5 फर्मी ले लो, ठीक है, इतना डिस्टेंस रहेगा तो क्या होता है, मतलब न्यूक्लियर फोर्स इज इनएक्टिव, तो न्यूक्लियर फोर्स इज 0, देयर इज नो न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, और न्यूक्लियर फोर्स नहीं है तो कौन सा फोर्स एक्टिव रहेगा? रिपल्सिव ना, प्लस है ना बॉस, ठीक है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि भाई अगर 1 फर्मी से ऊपर डिस्टेंस है तो ये 2 प्रोटॉन रिपेल कर देंगे खुद को, क्यों? बिकॉज कहते हैं अभी यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्टिव है? कूलम्स फोर्स एक्टिव है, समझ में आ रहा है क्या? न्यूक्लियर फोर्स तो है ही नहीं पिक्चर में, समझ में? अच्छा, इफ आई फर्दर रिड्यूस द डिस्टेंस, थोड़ा रिड्यूस किया, ठीक है, और 1 फर्मी के आसपास आया, ठीक है, तो आई सी देयर समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग एल्स इज हैपनिंग, इट्स नॉट रिपल्सन, ठीक है। तो व्हाट वी रियलाइज्ड कि जैसे 1 फर्मी से कम, ऐसे 0.9
0.5 या 0.9 ऐसा कुछ ले लिया, तो लुक एट द कर्व इज गोइंग नेगेटिव में, ठीक है। नेगेटिव कर्व मीन्स क्या है, फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, समझा, बिकॉज फोर्स नेगेटिव मिल के आएगा, ठीक है। नेगेटिव फोर्स आर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। नेगेटिव मतलब क्या है कि अगर मैंने ये डिस्टेंस को 0.95 फर्मी कर दिया, ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन पहले खुद को रिपेल करा था नहीं करेगा रिपेल, रुक जाएंगे उसी डिस्टेंस पे, समझ में आ रहा है? मतलब दे आर काइंड ऑफ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर फोर्स, समझ में आएगा? मतलब इसका मतलब पता क्या है, न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन देयर रिपल्सिव फोर्सेस, है ना, इलेक्ट्रो से स्ट्रॉन्गर है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? सी ग्रेविटी इज द वीकेस्ट, उसके बाद कौन सा फोर्स आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, समझ में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं इसको, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, समझा ना? फॉर एग्जांपल इफ आई क्या रब दिस पेन, ठीक है, पेन को रब करके ऐसे रखा तो पेपर पीस को अट्रैक्ट करेगा, पेपर पीस को अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब ग्रेविटी को डिफाई कर रहा है ना, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, तो इट इज एबल टू डू दैट बिकॉज दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटी, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, न्यूक्लियर फोर्स, समझा क्या? बट वो एक्टिव कब होता है, 1 फर्मी के से कम डिस्टेंस पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, दे विल बी एक्टिव ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। आई गेट द पॉइंट्स, आगे बढ़ते हैं, ओके। नाउ इफ आई फर्दर डिस्टेंस कम करेंगे और डिस्टेंस कम कर रहे हैं, ठीक है, ओके, 0.8 फर्मी तक तो इट इज अट्रैक्टिव, अगर और कम कर दिया, मतलब जैसे इफ आई मेक द डिस्टेंस है सम दो प्रोटॉन के बीच डिस्टेंस हमने कम करके 0.5 फर्मी कर दिया, तो दे रिपेल, ठीक है, द फोर्स बिकम्स पॉजिटिव, इट बिकम्स रिपल्सिव इन नेचर। ऐसा क्यों है? ऐसा ही है, न्यूक्लियर फोर्स ऐसा ही है, मतलब, ठीक है, एक्टिव होता है 1 फर्मी पे और 0.8 फर्मी तक इट इज क्या होते हैं, अट्रैक्टिव इन नेचर, तो मतलब न्यूक्लियस को बाइंड करेगा, और अगर डिस्टेंस ज्यादा ही कम कर दिया, ठीक है, तो वापस रिपेल कर देता है। तो दिस इज हाउ इज द नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, ये हमने पढ़ा न्यूक्लियर फोर्स, दिस ऐसे न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है, ठीक है। अब इसका इंप्लीकेशन क्या है, सुनो, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंप्लीकेशन इसका। सो फर्स्ट इंप्लीकेशन इज दिस कि 1 फर्मी से ज्यादा डिस्टेंस है अगर न्यूक्लियस के बीच में, इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, जो होता है लाइट न्यूक्लियस में, लाइट न्यूक्लियस इफ यू टेक ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, ठीक है, वो सब मॉलिक्यूल्स में 2-3 ही प्रोटॉन रहेंगे, 1-2 न्यूट्रॉन रहेगा, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है वहां पे, समझा? और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव नहीं है, तो इट विल रिपल्सिव थिंग, ठीक है, ओके, ये लोग रिपल करेंगे आपस में, तो इसको स्टेबल करना है अगर, तो ये लोग क्या करते हैं, और एटम्स के साथ कंबाइन रहते हैं, एक और ड्यूट्रियम को उठा के कंबाइन हो गया ऐसा कुछ, तो और कंबाइन तो क्या होगा, इफ दे कंबाइन तो थोड़ा डेंसिटी बढ़ जाएगा, थोड़ा स्पेस कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस 1 फर्मी से ज्यादा था वो कम हो जाएगा, समझ में आ रहेगा? तो दे वांट टू कम टू दिस रेंज, तो इट्स फॉर लाइटर न्यूक्लियस, हल्के न्यूक्लियस है अगर जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कम है, उनको स्टेबल होना है तो क्या करना पड़ेगा, किसी और से कंबाइन होना पड़ेगा, तो इससे न्यूक्लियर फ्यूजन करना पड़ता है, समझ में आ रहा है क्या? व्हाई दे वांट टू बिकम, देखो अनस्टेबिलिटी किसको भी पसंद नहीं है, ठीक है, तो इफ यू वांट टू बिकम स्टेबल, व्हाट यू हैव टू डू, कि तुम्हारा न्यूक्लियस का डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, तो व्हाट इज द वे, कंबाइन विद अदर गाइस सो दैट डेंसिटी इंक्रीजेस एंड द डिस्टेंस थोड़ा रिड्यूसेस टू सम पॉइंट और समथिंग लाइक दैट, समझ में आया? लाइटर न्यूक्लियर हैव टू डू फ्यूजन टू बिकम स्टेबल, समझा? दिस एक्सप्लेन्स व्हाई फ्यूजन हैपेंस इन लाइटर न्यूक्लियस, समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस? अच्छा आगे तो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली लुक एट दिस पार्ट, ओके, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर ज्यादा ही क्रैम्ड है अगर न्यूक्लियस, if the distance is less than 0.8 fermi, so what will happen? Again it will become repulsive, right? This happens in very heavy nucleus. जैसे for example, if I take uranium 235 मतलब क्या होता है, 235 protons, 235 neutrons. It is extremely cramped nucleus. ऐसे न्यूक्लियस में क्या होता है, डिस्टेंस बहुत कम होता है, मतलब न्यूक्लियस के बीच में, तो इसलिए बहुत रिपल्सिव होता है, तो दे आर वेरी अनस्टेबल, ठीक है। तो व्हाट इज ऐसे एकदम कंजेस्टेड रहेंगे, मतलब, ठीक है। तो अगर मुझे इसको थोड़ा स्पेस आउट करना पड़ेगा, अगर स्टेबल होना है तो स्पेस आउट करना पड़ेगा, बस 0.8 फर्मी से कम डिस्टेंस है तो ये दे ब्रेक हो जाते हैं, ओके, एंड थोड़ा स्पेस आउट हो जाते हैं, सो दैट द डिस्टेंस कम्स इन दिस रेंज, ओके। तो इसलिए हैवी न्यूक्लियस विल ऑलवेज डू फ्यूजन, दे ब्रेक इनटू स्मॉलर न्यूक्लियस, समझ में आया क्या? तो दिस डायग्राम इज बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स वर्क कैसे करता है, उससे ये समझ में आता है कि वाई क्या बोलते हैं, हैवी न्यूक्लियस विल डू फ्यूजन एंड लाइट न्यूक्लियर विल डू फ्यूजन। Any question, anyone? So what is the bottom line? Because nuclear force is short range force, all of this happens. समझा? So that will break so that it comes into a stable state. Stable state, yeah. First of all, uranium will break to barium, krypton, and all those things. And if it's very less, then it will fuse to become a stable state. Because the distance between nucleus is more, right? So distance is too much, you have to try to reduce it. If distance is too less, then again you try to increase it. Okay, we have to be in this range to be stable. Okay, that's the bottom line. Fusing
या ठीक है, बिकॉज द प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट ना, ठीक है, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पे स्पेस कम है, तो इसलिए ऐसे करता है. एनी क्वेश्चन एनीवन? अच्छा, लेट्स गो अहेड. सी अंडरस्टैंड लॉजिक. ओके, ठीक है, देयर आर मोर फैक्टर्स एक्चुअली. जी नेक्स्ट दो फैक्टर जो है, ठीक है, ओके, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ऑब्जर्व्ड ऑल द एटम्स इन क्या बोलते हैं योर पीरियोडिक टेबल. ओके, एंड देयर सर्टेन एलिमेंट्स व्हिच आर मोर स्टेबल. ओके, तो उनका ग्राफ बनाया है हमने. ओके, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी. तो दिस फ्यू एटम्स आर वेरी स्टेबल, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड ऑल दोस एलिमेंट्स. ओके, तो उनका प्रॉपर्टीज पढ़ा और देखा कि ऐसा क्या खास बात है कि ये लोग स्टेबल है. ठीक है, तो उस फैक्टर पे बाकी दो फैक्टर डिस्कस करूंगा मैं. तो व्हाट वी रियलाइज्ड कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वेदर दैट नंबर इज ऑड और इवन. वी हैव स्टडीज टेल्स अस दैट कि अगर प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर दोनों ऑड है, जैसे इफ यू हैव 3 प्रोटॉन्स एंड 5 न्यूट्रॉन्स, दैट विल बी लीस्ट स्टेबल एटम. वर्सेस इफ यू हैव 2 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, वो इवन कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. समझ में आ रहा है क्या? मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ऑड है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ऑड है, सबसे कम स्टेबल रहेगा. वो दोनों इवन है तो मोस्ट स्टेबल, और अगर एक ऑड एक इवन है तो इट इज मॉडरेटली स्टेबल. या दैट नंबर दैट कॉम्बिनेशन मैटर्स. ठीक है, एंड आई टेक एन एग्जांपल. मैंने बोला सब समझ लो, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि दो एलिमेंट दिया है ए और बी. ठीक है, ये बोला ये 6 4 है 5 2 है. अंडरस्टैंड 6 इज मास नंबर और 4 क्या है? Z है ना. ठीक है, तो ये तुम्हारा A है ना, दिस इज योर A एंड दिस इज योर Z, राइट. ठीक है, तो आई कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम एज Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे मिलेगा? A माइनस Z करेंगे. ठीक है, तो 4 2 मिला, इवन. अच्छा कॉम्बिनेशन है. ठीक है, इसको देखो 5 2 दिया है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा भाई? 2, और सब्ट्रैक्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में 3. तो इफ दे टेल मी A और में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो बाय दिस लॉजिक आई कैन से दैट ऑब्वियसली A इज मोर स्टेबल. समझा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं. दे गिव यू 2 एलिमेंट्स एंड दे जस्ट बाय लुकिंग एट द एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर वी माइट जज कि अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है तो एक ज्यादा स्टेबल होगा, एक कम स्टेबल होगा. ये सिर्फ मतलब 2 स्मॉल एलिमेंट्स हो या 2 बिगर एलिमेंट्स, इसके लिए सबके लिए चलता है. ठीक है, एक स्मॉल दिया विद इवन नंबर और एक बिग दिया विद ऑड, वो वहां पे कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे. जहां पे क्या बोलते हैं, सी अभी मेरे को इवन दिया है दोनों, तब देन आई कांट कंपेयर. सो देन आई हैव टू सी मतलब अदर फैक्टर्स आल्सो. ओके, आई कैन कंपेयर इन दीस टू ना, मतलब ठीक है. अभी जैसे यहाँ पे और यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं. अब दोनों इवन आएगा तो कैसे करेंगे? फिर अदर फैक्टर्स देखना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? ये फैक्टर से जज नहीं कर पाएंगे फिर. आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली वे टू गेट इट. समझ में आ रहा है? आई एम सेइंग दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई दोनों इवन दोनों स्टेबल हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं. देयर आर मोर फैक्टर्स. You never, मतलब you have, then you have to see other factors. कि what are the other factors we'll see. ठीक है, समझा? डिस्टिलरी न्यूक्लियस देखना पड़ेगा, शायद कुछ और देखना पड़ सकता है. Are you getting the point? This is not the only factor. ठीक है, there are more factors. This is a good way to judge. Okay, कि most of the case में चलता है. हमेशा चलेगा क्या? नहीं, ये लॉ ऑफ एवरेज जैसा है बस. समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं. एक और फैक्टर है जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. ठीक है, सी इफ फॉर स्टेबल न्यूक्लियस जनरली वी हैव फाउंड दैट कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होता है. ठीक है, ये नंबर दोनों सेम रहे अगर तो बेस्ट है. मतलब Z और A माइनस Z सेम आना चाहिए. ठीक है, सेम है तो बेस्ट है. ठीक है, अगर सेम नहीं है तो ऐसा होगा कि अगर हेवी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मोर, ठीक है, दैट इज डिजायरेबल, दैट विल बी स्टेबल. एंड लाइट में उल्टा, तो हेवी न्यूक्लियस है और प्रोटॉन नंबर ज्यादा है तो अनस्टेबल हो जाएगा. ठीक है, हेवी न्यूक्लियस है मतलब कंपैरेटिवली दे गिव यू 2 हेवी न्यूक्लियस. समझा? जैसे एक A दिया है व्हिच इज 200 या 100. ठीक है, एक B दिया है which is some 300 and क्या बोलते हैं ना 150, ऐसा कुछ. ठीक है, तो वी हैव टू सी, मतलब बड़े बड़े एलिमेंट्स में, ठीक है, वी हैव टू सी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है तो चलेगा, इट विल बी स्टेबल. पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा निकला अगर इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो जो जिसका ज्यादा प्रोटॉन है वो अनस्टेबल रहेगा. समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे ज्यादा प्रोटॉन इसके पास ही है. ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो समझ में आया ना? तो ये भी एक फैक्टर है जो हम लोग चेक करते हैं, मतलब कि अगर हेवी एलिमेंट है और न्यूट्रॉन ज्यादा है तो कंपैरेटिवली इट विल बी स्टेबल एज कंपेयर टू हेवी एलिमेंट हैविंग प्रोटॉन ज्यादा. सो सेम लाइट न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन ज्यादा है कंपेयर टू न्यूट्रॉन तो दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू लाइट न्यूक्लियस में जहां पे न्यूट्रॉन ज्यादा है. इज इट मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये 2 फैक्टर 3 फैक्टर का लास्ट फैक्टर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एक्चुअली, विच इज हेवीली आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. बाइंडिंग एनर्जी करते हैं डिस्कस. ओके, सी व्हाट वी हैव रियलाइज्ड. ओके, बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट कैसे दिखाते हैं तुमको, बट व्हाट वी हैव रियलाइज्ड कि लेट्स से एक न्यूक्लियस बना.
एक न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, ऐसा कुछ, तो एक वी फॉर्म है न्यूक्लियस। अब देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब ना इंडिपेंडेंटली स्टेबल रह सकते हैं, ठीक है। अगर वो क्या बोलते हैं एक आके न्यूक्लियस बना रहे हैं, देयर हैज टू बी सम सेल्फिश मोटिव, कुछ तो फायदा होगा ना न्यूक्लियस बनाने में, ऐसे तो न्यूक्लियस बनेगा नहीं, ठीक है, नेचर में। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉप दिस पेन तो इट विल गो नीचे ना, ऊपर रहता है क्या, क्यों, ग्रेविटी खींच रहा है ना उसको, मतलब नीचे जाने में उसका फायदा है, मतलब ठीक है, ओके। मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाई है, ठीक है, ओके, और नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी लो हो जाएगा, ठीक है। एंड वी नो दैट इन नेचर थिंग्स विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो एवरीवन वांट्स टू हैव लोअर पोटेंशियल एनर्जी, प्रेफरेबल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो हमारे पास, समझे। तो ऐसे जब न्यूक्लियॉन्स साथ में आते हैं तो सिस्टम की एनर्जी कम होती है, समझ में आएगा। हमको कैसे मालूम पड़ गया, वो हमने क्या देखा एक्चुअली, ठीक है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एटलीस्ट कि व्हेन अ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड सम एनर्जी हैज टू बी रिलीज्ड, ठीक है, नहीं तो न्यूक्लियस बनाने में मतलब नहीं है, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ कि दैट्स व्हाई आई रियलाइज कि व्हेन न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, ठीक है, वी लूज एनर्जी, समझा, सिस्टम हैज टू लूज एनर्जी, ठीक है, बिकॉज देन दे विल बिकम मोर स्टेबल एंड देन इट इज क्या होता है ना, इट मेक्स सेंस टू बी टुगेदर, मतलब देन इट मेक्स सेंस टू फॉर्म द न्यूक्लियस, समझ में आया। तो न्यूक्लियस बन रहा है मतलब क्या, एनर्जी रिलीज होना चाहिए, और कि जितना एनर्जी लूज करता है न्यूक्लियस बनने के टाइम पे, उस एनर्जी को बोलते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी, समझा। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी फॉर अस, बाइंडिंग एनर्जी इज एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, समझ में आया क्या। जितना ज्यादा एनर्जी लूज करोगे उतना तुम स्टेबल हो जाओगे, बिकॉज जितना एनर्जी लूज कर, फॉर एग्जांपल से एक न्यूक्लियस ए है और एक न्यूक्लियस बी है, ओके, जब ये न्यूक्लियस बना तो इसने क्या बोलते हैं, समझ लो 10 EV का एनर्जी लूज किया था, और जब ये न्यूक्लियस बना तो इसने समझ लो 100 EV का एनर्जी लूज किया था, समझा। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी 10 है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी 100। नाउ यू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि इसका मतलब एक और है कि अगर मैंने इसको 10 वापस कर दिया तो टूट जाएगा, तो उसने उतना ही लूज किया था, वापस मिला तो वापस टूट जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इट इज इजियर टू ब्रेक दिस न्यूक्लियस, समझा, और इसको 100 देंगे तब जाकर टूटेगा ये, समझा। तो दिस इज मोर स्टेबल, समझ में आ रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट व्हेन द न्यूक्लियस फॉर्म, और उल्टा इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी गिवन टू ब्रेक द न्यूक्लियस, समझ में आ रहा है कि बाउंसर, समझा। अच्छा ठीक है, वो समझ में कैसे आया बताया, देखो हमने क्या किया ना, हमने न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट किया एक्चुअली, ठीक है, एंड देयर समथिंग कॉल्ड एज कैलकुलेटेड मास और मेजर्ड मास, ठीक है। कैलकुलेटेड मास मतलब क्या है कि मैंने देखा 4 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है, सबका मास लिख के लिया, ऐड किया तो मेरे को आया कुछ वैल्यू, ओके। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 4 प्रोटॉन्स, ठीक है, एंड लेट्स से 2 न्यूट्रॉन्स, तो व्हाट विल द मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस विल सिंपली 4 into mp plus 2 into mn, do you agree? लेट्स से इसका वैल्यू है 20 एटॉमिक मास यूनिट, AMU लिखते हैं उसका अपन, ओके। AMU का देखो सिंबल स्मॉल यू लिखते हैं हम लोग, तो 20U भी लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। अच्छा मेरे को ये मिला, इसको बोलते हैं हम लोग कैलकुलेटेड मास। जब मैंने कैलकुलेट किया तो आई फाउंड कि इतना मास होना चाहिए, देन आई मेजर्ड इट, देयर आर वेज टू मेजर द न्यूक्लियर मास, ओके। फिर हमने मेजर किया, जब मेजर किया तो देखा कि 20 नहीं था, 19.2 ही था, तो मतलब 0.8 उड़ गया, समझ में आ रहा है क्या। देखो डिफरेंस बिटवीन द मास जो कैलकुलेट किया और जो मास मेजर किया, समझ में आया। इसका मतलब क्या है, जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ तो कुछ तो मास उड़ गया था, वो मास क्यों उड़ा, इट वेंट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई द न्यूक्लियस इज स्टेबल। व्हेन वी कैलकुलेट द मास इट कम्स टू 20, ठीक है, बट व्हेन वी मेजर इट, ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि दिस शुड बी द मास ऑफ न्यूक्लियस, राइट। When I calculate, I get, let's say I get a number of 20, समझ में आया क्या। बट मेजर किया, मैंने बोला कि चलो कैलकुलेट करके इतना आ रहा है, जब मेजर किया उसको एक्चुअली में किया, सच में उसका वजन कितना है तो देखा तो कम मिलता है। हाँ लूज करना पड़ेगा ना, बिकॉज अगर तुम पास में आ रहे हो तुमको एनर्जी तो लूज करना ही पड़ेगा, तुम स्टेबल कैसे बनोगे। तो वो मास एक्चुअली एनर्जी के फॉर्म में लूज हो गया था, और उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो व्हेन न्यूक्लियस कम्स टुगेदर, व्हेन न्यूक्लियस कम टुगेदर, ठीक है, दे लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मास, समझा। द मास इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, समझ में आएगा। मतलब देखो एनर्जी तो लूज करना ही है, तो वो मास को एनर्जी के फॉर्म में लूज कर देता है। तो हमको ऐसा मालूम कि एनर्जी लूज हुआ है, मास कम हो गया तो मालूम पड़ा एनर्जी लूज हो गया, समझा कि बाउंसर। हाँ मतलब 0.8 मास नहीं देते, 0.8 एनर्जी देते, तो समझ में आया ना, ठीक है, ओके। आई गेट द पॉइंट। अच्छा तो लेट्स गेट टू द फॉर्मूला ऑफ स्टफ। अभी फॉर्मूला में आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। डिड यू गेट द कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, तो ठीक है। व्हाट वी रियलाइज की, देखो मैंने बोला कि बाइंडिंग का फंडा यही है कि हाउ मच एनर्जी यू लूज, ओके,
and the energy lost as a system when a nucleus is formed. Okay, more the energy is lost, that is better. Okay, and how did I get to know कि energy lose हुआ है? I calculate something called as mass defect. इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट. मैंने बोला ना कि मैंने कैलकुलेट किया तो कुछ और आ रहा है और मेजर किया तो कुछ और आ रहा है, राइट? ठीक है. हाउ डू आई कैलकुलेट मास ऑफ न्यूक्लियस? इज द सेम फॉर्मूला दैट वी डिड पीछे. ठीक है, क्या क्या देखो, इट इज एक्चुअली ZMP, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ दिस मास इज कॉल्ड एज, ये है कैलकुलेटेड मास. समझा? ठीक है. और जो मेजर्ड मास है वो कुछ भी होगा, मतलब वो कम ही होता है, हमने देखा. ठीक है, इज द मेजर्ड मास को आई एम कॉलिंग एज M राइट नाउ. समझा क्या? इनका जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं हम लोग मास डिफेक्ट. समझा? जो मास डिफेक्ट है, मतलब मैंने 20 और 19.2 दिया तुमको अगर, तो जो 0.8 है दैट इज द मास डिफेक्ट. तो इतना मास लूज किया आपने, तो इतना डेल्टा M मिल गया अपने को. और मुझे एनर्जी कितना गया है वो जानना है, तो डेल्टा M इंटू C स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? इफ आई नो द मास लॉस्ट, ठीक है, कैन आई फाइंड द एनर्जी? यस, आइंस्टाइन का फॉर्मूला, मास में एनर्जी कन्वर्ट कर सकते, राइट? ठीक है, तो मैंने क्या निकाला, मैं ढूंढ लिया कितना मास लॉस हो गया, उसको C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई गॉट कितना एनर्जी लॉस हो गया. और एनर्जी लॉस को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी. तो आई गॉट द बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला. व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला? इट इज मास डिफेक्ट इनटू C स्क्वायर. समझ में आया क्या? तो जस्ट आई गेटिंग द पॉइंट गाइस? तो बाहर रखते हैं, ऊपर लगते हैं. देखो, ठीक है, वही लिखा है, बाइंडिंग एनर्जी इज मास डिफेक्ट. व्हाट इज मास डिफेक्ट? कैलकुलेटेड मास माइनस एक्चुअल मास, ठीक है, या मेजर्ड मास इनटू C स्क्वायर. अब क्या होता है ना, इसमें दो चीज तुमको बताना चाहिए. ठीक है, अगर मास डिफेक्ट केजीस में है तो हम C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको आंसर जूल में आता है. अगर मास डिफेक्ट जब सब कुछ केजी में दिया है अगर, ठीक है, इफ यू सब्ट्रैक्ट विल गेट आंसर डेल्टा M भी केजी मिलेगा, इनटू C स्क्वायर किया तो विल गेट आंसर जूल्स में. ठीक है, बट हमको कभी कभी क्या होता है, दे डोंट गिव आंसर मासेस इन केजी, दे गिव यू AMU में. समझा? अगर AMU में दिया है तो व्हाट यू शुड डू इज यू मल्टीप्लाई बाय 931.5, यू गेट आंसर MEV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, बिकॉज वी नो दैट कि 1 AMU इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो वो कन्वर्जन हम यूज कर लेते हैं. तो डेल्टा M केजी में दिया तो C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, आंसर जूल से मिलेगा. और डेल्टा M अगर तुमको कहते हैं AMU में दिया है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 931.5, गेट आंसर इन MEV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. समझ में आएगा? व्हाट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. समझा? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, अच्छा, तो इसको भी रखते हैं. तो दिस कम्स फ्रॉम यहां से. दिस वन मोर टर्म विच इज वेरी पॉपुलर व्हेन यू टॉक अबाउट बाइंडिंग एनर्जी. ओके, इसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. ये एक बहुत पॉपुलर टर्म है, मतलब, ठीक है. तो जब भी लोग बोलते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो इट्स वेरी सिंपल. बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय एटॉमिक मास नंबर इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. समझा ना? तो इफ दे टेल यू टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो क्या करना पड़ेगा? सुनो, फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू फाइंड द मास डिफेक्ट, देन यू मल्टीप्लाई बाय C स्क्वायर और 931 डिपेंडिंग ऑन क्या बोलते हैं, कैसा इंफॉर्मेशन दिया, केजी में दिया कि M में दिया है. वंस यू गेट द बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय एटॉमिक नंबर, मास नंबर, यू गेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. समझा? ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी इज जस्ट डेल्टा M इंटू C स्क्वायर. पर न्यूक्लियन बना तो डिवाइड बाय ये करना पड़ता है. एनी क्वेश्चंस एनीवन? समझ में आया क्या? व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट, और उल्टा अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू मेक और ब्रेक द न्यूक्लियस. एनी क्वेश्चंस? अच्छा, एक ग्राफ आई विल टेल यू, देन आई विल पॉज फॉर यू टू राइट. This is called as binding energy curve. This graph they ask you to describe in your boards also, and then they can ask you some theoretical question based on this. So I'll come to it. एक मिनट थोड़ा सा तुमको ऐसे explain कर लेते हैं. See, ग्राफ का दो एक्सिस है. एक एक्सिस में भी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ओके, एंड सेकंड एक्सिस में है. तो व्हाट वी डिड, जितना भी एलिमेंट्स हमको नोन है, ठीक है, ऑल दोस एलिमेंट्स को वी हैव, सबका बाइंडिंग एनर्जी ढूंढ के निकाला हमने. ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव एटॉमिक मास नंबर ले लो या Z ले लो, एक ही बात है, बिकॉज वी आर गोइंग टू पुट फॉर ऑल एलिमेंट्स. ठीक है, तो ग्राफ केम समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ तो ग्राफ बना हमारा. समझ में आएगा? व्हाट इज दिस? आई हैव कैलकुलेटेड बाइंडिंग फॉर एवरी सिंगल एटम, हाइड्रोजन, सब के लिए कैलकुलेट करते गए, पॉइंट्स प्लॉट करते गए, और पॉइंट्स प्लॉट किया तो ऐसा ग्राफ बन रहा है हमारे पास. ठीक है, ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है? देखो, मैंने तुमको पहले समझाया कि जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा उतना अच्छा है. ठीक है, जितना कम बाइंडिंग एनर्जी होगा उतना बेकार है, बिकॉज अगर कम बाइंडिंग एनर्जी तो उसको आराम से ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा,
तो व्हाट आई लुक एट दिस ग्राफ आई रियलाइज कि ये एरिया में और यहाँ पे ये एरिया में, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कम है, समझा? तो ये दोनों एलिमेंट्स विल बी अनस्टेबल, इजिली ब्रेकेबल, ठीक है। एक्चुअली ये जो लाइटर न्यूक्लियर है ये लोग अनस्टेबल है, इसलिए वो फ्यूजन करते हैं, और जो हैवियर न्यूक्लियस है वो लोग फ्यूजन करते हैं, समझा? देन वी रियलाइज ये जो बीच वाले लोग हैं, लुक एट दिस गाइस, दे हैव हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी, है ना, जो सबसे ऊपर है ये लोग, ठीक है। दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके, एंड मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, ओके। इसमें भी सबसे टॉप पे जो बैठा है वो आयन है, Fe, वी शुड नो दैट, समझ में आएगा, ठीक है। इनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, इनकी, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, देयर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इज सम सी 7.7 MeV, और उसमें Fe का अगर से देखो तो इट इज 8.8 MeV, हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी, समझ में आएगा, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इफ यू लुक एट, ठीक है, यस, तो ठीक है, इफ यू लुक एट दिस पीक्स, देखो तो दिख रहा है कि ऐसे ग्राफ ऐसे जाके फिर ऐसे से बन रहा है कुछ, है ना, ऐसा, मतलब बीच बीच में यू आर गेटिंग पीक्स, है ना। पीक का मतलब क्या है? इफ यू लुक एट दिस एलिमेंट फॉर एग्जांपल, पीक से ये समझ में आता है कि ये वाला जो एलिमेंट है अपने नेबरिंग एलिमेंट से ज्यादा स्टेबल है ना, मतलब ये ऊंचा है ना, इसका बाइंडिंग इनसे और इनसे कंपेयर किया तो इसका बाइंडिंग हाई है, दैट्स व्हाई गेटिंग पीक्स, समझा ना, ठीक है। इट इज दे आर दोस एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक मास नंबर इज डबल ऑफ एटॉमिक नंबर, सी He42, है ना, ऑक्सीजन 16.8, ऐसे एलिमेंट्स है, ठीक है। तो दे आर स्टेबल ड्यू टू देयर हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ऐसे एलिमेंट्स है वो, ठीक है, क्योंकि उनका हाफ, जो केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा सब चीज, ठीक है, दैट यू शुड नो, ओके। और बता देता हूँ, सुनो, अब मैंने थोड़ा H के बारे में भी लिखा है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन एटम में इफ यू सी तो इट हैज ओनली वन प्रोटॉन, राइट, है ना, ठीक है, बट वी से दैट हाइड्रोजन एटम इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्रोटॉन, रीजन बीइंग, ठीक है, कि हाइड्रोजन एटम का जो प्रोटॉन है इसके पास स्पिन मोशन भी होता है, समझ में आया ना, तो बिकॉज ऑफ द स्पिन मोशन वी से कि बोलते हैं इट इज मोर स्टेबल, स्पिन मोशन मतलब इट हैज मोर एनर्जी, ठीक है, मतलब मोर एनर्जी, मतलब एक, मतलब अनस्टेबल होने के लिए रीजन कम है, मतलब उसको ऐसा मतलब, ठीक है। तो इफ दे आस्क यू थियरी क्वेश्चन शुड नो कि व्हाई हाइड्रोजन एटम इज मोर स्टेबल प्रोटॉन, बिकॉज ऑफ द स्पिन एनर्जी इट हैज, ओके। तो अगर मतलब अगर मुझे क्या बोलते हैं उसको अगर रुकाना पड़े या तोड़ना पड़े तो मुझे स्पिन मोशन को भी ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है, तो मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है ना। एक अगर प्रोटॉन को कंपेयर कर हाइड्रोजन एटम से, तो इसके पास तो स्पिन है, ठीक है, तो इसको अगर ओवरकम करना है तो इसको स्पिन के मोशन को ओवरकम करना पड़ेगा, फिर न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे हम, इसमें डायरेक्टली ब्रेक कर सकते हैं, समझ में आ रहेगा। तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस, समझ में आया, दैट यू शुड नो। तो आई एक्सप्लेन दिस पीक वाला फंडा ऑल्सो, एच एटम ऑल्सो, मैंने कुछ और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, आई लाइक टू एक्सप्लेन, ये थोड़ा सा ना अभी न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग घुस रहे हैं, ओके। तो दिस इज ऑब्वियसली लाइटर न्यूक्लियस, दिस इज ऑब्वियसली हैवियर न्यूक्लियस, ठीक है। हैवियर न्यूक्लियस का प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर क्या बोलते हैं, ऑल सी एक्चुअली लेड इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट वी नो, उसके बाद तो सब रेडिएटिव चले जाते हैं, राइट, और बिस्मथ के बाद तो सब लोग ही ऑलमोस्ट रेडिएटिव है, समझ में आया क्या, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, तो हैवी एलिमेंट्स आर एक्सट्रीमली रेडिएटिव, ओके। अब क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी का यूज हम लोग किस लिए यूज करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ना, वी मेक समथिंग कॉल्ड एज फ्यूजन रिएक्टर्स, है ना। फ्यूजन रिएक्टर अभी तक हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, फ्यूजन रिएक्टर बन रहा है अभी भी, समझ में आ रहा है। व्हाट इज फ्यूजन रिएक्टर, जो अपने सन में वाला, दैट इज फ्यूजन, ठीक है, विल डिस्कस दैट लेटर, बट करेंगे डिस्कस। सन में जो है उसको फ्यूजन बोलते हैं अपन, समझ में आ रहा है क्या। फ्यूजन रिएक्टर अभी तक बनाया नहीं हमने प्रैक्टिकली, ठीक है, हम जो यूज करते हैं वो सब यूरेनियम प्लूटोनियम उसको यूज करते हैं, दे आर फ्यूजन रिएक्टर्स, मतलब बड़े एलिमेंट को ब्रेक करना आसान है, छोटे एलिमेंट को कंबाइन करना आसान नहीं है, वो सिर्फ आयरन मैन में होता है, मतलब जहां पे क्या बोलते हैं उसने आर्क रिएक्टर बना के रखा हुआ है, तो दैट आर्क रिएक्टर इज फंडा ऑफ फ्यूजन रिएक्टर, समझ में आ रहा है क्या, इज मेकिंग सेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे काम करते हैं। अब इसमें भी क्या होता है बताया क्या, कि लेट से मैंने दो एलिमेंट लिया, मतलब एक यूरेनियम लिया, उसको बम्बार्ड कर दिया, ठीक है, सब न्यूट्रॉन से, तो क्या होगा, बेरियम क्रिप्टन ये सब बनते जाएगा, ठीक है। एंड देन यू शुड नो दैट कि रेडियोएक्टिविटी इज अ चेन रिएक्शन, जब तक स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनता तब तक रिएक्शन होते रहता है, बराबर ना, ठीक है। तो एट द एंड तुम यहां से शुरू करोगे तो नो बड़ा एक एलिमेंट यूरेनियम ब्रेक होगा ब्रेक होगा ब्रेक हुआ तो पीछे 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 आते रहेगा, राइट, एक पर्टिकुलर स्टेबल एटम में आकर रुक जाएगा वो, इजंट इट, ठीक है। एंड इन दैट प्रोसेस इट विल एमिट एनर्जी, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, देखो दो चीज है, पहली चीज तो ये है, देयर समथिंग कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी दैट यू शुड नो। अगर तुमने अभी जो ओपनहाइमर का मूवी देखा तो शायद पता होना चाहिए सब चीज, ठीक है। सी फॉर द रिएक्शन टू हैपन, ओके, न्यूक्लियर रिएक्शंस आर क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली न्यूक्लियस में तुमको कुछ करना पड़ेगा तब जाकर रिएक्शन होगा, राइट, मतलब तुमको एटम के बहुत पास जाना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल चलते ना, वो हाइड्रोजन बम बना रहे थे वो लोग, ठीक है, तो अगर
हाइड्रोजन बम बनाना तो रिएक्शन शुरू होने के लिए, ठीक है, वो दैट न्यूट्रॉन हैज टू हिट द एटम, राइट। यूरेनियम को न्यूट्रॉन हिट भी तो करना चाहिए, अगर वो हिट ही नहीं करेगा, ठीक है, न्यूक्लियस को जाके, तो रिएक्शन एक्टिवेट नहीं होता। एक बार रिएक्शन चालू हो गया तो फिर वो खुद भी एनर्जी बहुत देगा, तो वो एनर्जी को हम आगे यूज कर सकते हैं। बट एक बार रिएक्शन चालू करने के लिए मतलब हमको पास में आने के लिए बहुत एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है। अगले पॉइंट, तो वो जो एनर्जी है, ठीक है, टू गेट दोस एटम्स टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। समझा क्या? फॉर रिएक्शन टू हैपन आई हैव टू ब्रिंग न्यूक्लियस वेरी वेरी क्लोज, ठीक है, इनफैक्ट ट्राई करते हैं चिपका ही दे उसको, समझ में आ रहा है? तो वो इतना पास में लाने के लिए दो न्यूक्लियस, दोनों पॉजिटिवली चार्ज, हेवीली डेंस, ठीक है, उनको पास में लाने के लिए वी हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ एनर्जी। समझा क्या? और वो इनिशियल एनर्जी डालना ही बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी रेडियोएक्टिव रिएक्शन में। तो वो कैसे बनाए, दैट वाज द प्रॉब्लम व्हिच ओपेनहाइमर वाज फेसिंग। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो वंस दैट इज डन देन तो बम फट जाएगा, मतलब फिर तो एनर्जी निकलते रहेगा। एक रिएक्शन हो गया तो इतना एनर्जी इनफ निकलेगा कि कहते हैं वो आगे रिएक्शन कराते रहे। पर इनिशियल एनर्जी जो लगता है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, दैट यू शुड नो। एंड देयर कैन बी एडवांस के सम्स बेस्ड ऑन दिस एक्टिवेशन एनर्जी आल्सो, तो वो मैं दिखाऊंगा जब आएगा तब। समझा? ठीक है, दैट्स पॉइंट नंबर। पॉइंट नंबर 2, समझ लो हमने एक्टिवेशन एनर्जी देके रिएक्शन चालू कर दिया, और लेट्स से ए और बी दो न्यूक्लियस पास में लेकर आए, रिएक्शन शुरू हुआ और दे बिकम सी which is stable nucleus and then plus energy is released. तो I will definitely use this energy for my benefit, okay? But ये C जो आ रहा है ना, इसका भी लाइफ में इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर ये C इधर का कोई एलिमेंट है, ठीक है, वर्सेस ये C इधर का कोई एलिमेंट है, तो फर्क पड़ता है। बिकॉज अंडरस्टैंड कि जितना ज्यादा स्टेबल C होगा उतना ज्यादा Q निकलेगा। समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ओके, समझ लो वापस से, ठीक है। जो तुम्हारा ए प्लस बी अगर सी बन रहा है, ठीक है, और एनर्जी रिलीज हो रही है, मोर स्टेबल दिस गाय, मतलब उतने बाइंडिंग एनर्जी फेंकेगा, है ना। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। तो अगर स्टेबलर न्यूक्लियस बनेगा मतलब मोर एनर्जी इट विल एमिट, तो वी वांट दैट कि दिस हैज टू बी समवेयर, ये एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब सी शुड बी वन ऑफ दिस एलिमेंट्स, बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर वेरी स्टेबल, तो दे विल रिलीज वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या? और इन एलिमेंट्स को देयर इज अ नेम, ठीक है, वी कॉल देम मिड वेट फ्रैगमेंट्स, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाता होता है वो क्या करता है, वो ऐसे एलिमेंट, ऐसा रिएक्शन चूज करता है या डिजाइन करने की कोशिश करता है जहां पे मिड वेट फ्रैगमेंट्स बहुत निकले। जितने ज्यादा मिड वेट फ्रैगमेंट्स आएंगे उतना हाई एनर्जी रिलीज होगा। समझ में आया क्या? तो टू टर्म्स यू शुड नो, ठीक है, शुड नो अबाउट मिड वेट फ्रैगमेंट्स, ठीक है, एंड यू शुड आल्सो नो अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी, बिकॉज इफ यू रीड समथिंग लाइक दिस यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, amount of energy required to get the nucleus very close so that nuclear reaction happens, ठीक है, start the reaction you can say, okay. And what is midweight fragment? These are those elements which have very high binding energy, they are very stable. And why do we need them in a nuclear reaction? If midweight fragments are formed, what is the benefit? I get very high Q. तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे डीपीपी में है which will talk about कि कौन से रिएक्शंस में उसने मार्क करके रखा हुआ है। यू सी द क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, इट्स वेरी इजी, ओके। दे विल गिव यू 4 ऑप्शन, जैसे इसमें से कौन से रिएक्शन में सबसे ज्यादा एनर्जी निकल रहा है, तो यू हैव टू फाइंड कि किस रिएक्शन में मिडवेट फैक्टर निकल रहा है। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चन एनीवन? ठीक है, तो दीज आर द 4 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर वाज नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, सेकंड वाज ऑड इवन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, थर्ड वाज कि किसका नंबर ज्यादा है, प्रोटॉन का कि न्यूट्रॉन का, डिपेंडिंग ऑन द हैवी है तो लाइट है तो देखना पड़ेगा, एंड लास्टली बाइंडिंग एनर्जी। हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी मींस मोर स्टेबिलिटी, low binding energy means either fusion or fission. Any questions? We'll write this and then I'll go ahead. ठीक है, now see what we have realized. If I don't follow those 4 factors, ठीक है, nuclear will become unstable. If it is unstable, that means radioactivity will happen. Okay, what is radioactivity? It's basically spontaneous emission of certain particles, okay, and waves. So particles emitted are alpha particle which is doubly ionized, helium atom, okay, beta particle which is electron, है ना, and gamma waves. So these three things are emitted when radioactive reactions or spontaneous emissions happen. बरोबर, ठीक है, we have done this in lower standards. Okay, spontaneous word का मतलब क्या है? There is no external input required. Okay, अपने आप reaction हो रहा है खुद से, okay, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है. In any such reactions where alpha, beta, gamma are getting out, या any radioactive reaction, certain things we should know, okay, because that will help us to calculate, later energy and all those things. So in such reactions, atomic mass number is conserved, मतलब initial atomic mass number is same as final atomic mass number, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शन के अगर 10 है तो राइट हैंड में भी 10 रहना चाहिए, और सेम एटॉमिक नंबर इज आल्सो कंजर्व्ड। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर इज 5 और वहाँ पे 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
atomic mass number is conserved, atomic number is conserved, total energy of the system is also conserved. Okay, and lastly you should know that mass is not conserved. तो ऐसा कि mass might convert to energy. Okay, so left initial mass and final mass will be different or may be different. Okay, and lastly angular momentum and linear momentum that is also conserved. तो क्या कंजर्व है देखो, मतलब हमने टोटल एनर्जी बोल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, ए एंड जेड आर कंजर्व्ड, मास इज नॉट। समझ में आएगा, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट सेम होना जरूरी नहीं है, बट हाँ टोटल एनर्जी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड शुड सेम। समझा, ठीक है। वी विल यूज दिस इक्वेशन बट यू शुड नो इन जनरल कि व्हाट इज कंजर्व्ड एंड व्हाट इज नॉट कंजर्व्ड इन रेडियो एक्टिव रिएक्शंस। समझा, ठीक है। तो खाली मास को छोड़ के यहाँ पे बाकी जो भी लिखा है वो सब कंजर्व्ड है। ओके, अच्छा, we start with alpha decay and then we go to beta decay और फिर गामा भी देख लेंगे हम लोग खत्म करना है, तीनों डीके खत्म करते हैं। और एक और टॉपिक है इसको तो के कैप्चर बोलते हैं, तो वो भी विल विजिट। ओके, नाउ व्हाट इज अल्फा डीके? अल्फा डीके इज बेसिकली व्हेन अ हीलियम एटम, हीलियम प्लस प्लस इज रिलीज्ड। ओके, तो हमने बोला कि लेट्स से दिस अ पैरेंट न्यूक्लियस एक्स। ओके, इसका एटॉमिक मास नंबर इज ए, एटॉमिक नंबर इज जेड। ओके, और उसमें से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकला है। तो अल्फा पार्टिकल बाहर निकला मतलब क्या है? हीलियम निकलेगा ना, हीलियम प्लस प्लस। तो हीलियम का एटॉमिक मास नंबर इज 4 एंड एटॉमिक नंबर इज 2, बरोबर, ठीक है। तो इसका मतलब इफ आई रिमूव अ हीलियम न्यूक्लियस फ्रॉम इट, ठीक है, तो एक्स विल नॉट रिमेन एक्स, इट विल टर्न टू सम अदर एलिमेंट, राइट। तो वी आर कॉलिंग दिस एज डॉटर न्यूक्लियस। ओके, तो डॉटर न्यूक्लियस विल बी वाई, उसका एटॉमिक मास नंबर ऑब्वियसली विल रिड्यूस बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर विल रिड्यूस बाय 2। वी हैव डन दिस इन लोअर स्टैंडर्ड्स। आईएससी को तो पूरा ये चैप्टर था, एचएससी का आई डोंट नो, मतलब इट वाज देयर इन एसएससी नहीं था, ठीक है, चलो। But I hope this reaction is easy to understand, right? Alpha decay कौन करता है? Mostly इसका atomic mass is more than 210 mass number, वो लोग alpha decay करते हैं, है ना? And obviously you have alpha particle, you have daughter nucleus plus some amount of energy is released, उसको हम लोग Q बोल रहे हैं। Q is the amount of energy release. Okay, Q को हम लोग यहाँ पे Q value भी बोलते हैं कि कितना एनर्जी निकल रहा है। समझ आया क्या? okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि 4 अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद, जैसे इफ आई गिव क्वेश्चन लाइक दिस, जैसे एलिमेंट x 280, ओके, एंड लेट्स से वी सेड कि 4 अल्फा पार्टिकल्स हैव बीन रिलीज्ड, ठीक है, तो डॉटर आएगा, क्या आएगा बताओ? इफ इट व्हाट इज द मास नंबर ऑफ डॉटर? मास नंबर शुड रिड्यूस बाय 4 फॉर 1 अल्फा पार्टिकल, तो 4 निकले तो कितना हो जाएगा? 60 से रिड्यूस होना चाहिए, दिस विल बी 200 माइनस 16, करेक्ट है ना। एंड मास एटॉमिक नंबर शुड रिड्यूस बाय 2 फॉर 1 अल्फा पार्टिकल, तो 8 से, ठीक है, तो 80 माइनस 8 इज मेकिंग सेंस। समझ आया क्या हो रहा है? ठीक है, तो डॉटर का दिस इज द एटॉमिक मास नंबर एंड दिस इज द एटॉमिक नंबर, सो दिस थिंग्स शुड बी नोन। ओके, लेट्स गो अहेड। अच्छा, नाउ सी वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट कि कितना एनर्जी रिलीज होता है, ओके, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड। That is our job. Okay, how do I get that? I'll try to find the mass change or mass defect. यहाँ हम लोग mass defect निकालेंगे और जो mass defect होगा, let's say this is 20 kg और यहाँ पे 19.8 है, ठीक है, तो 0.2 जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया रहेगा। समझा, ठीक है। तो what we are going to do is this. I am going to say when I define mass defect, this is mass defect. Mass defect मतलब कितना change हुआ है mass, तो it is mass of reactant minus mass of product. ठीक है, व्हाट आर माय रिएक्टेंट? इट इज एक्स, द पैरेंट न्यूक्लियर, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या है? वी हैव डॉटर प्लस अल्फा पार्टिकल। समझ में आएगा? एंड यू शुड नो दैट कि ये जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड का न्यूक्लियस इज रिएक्टिंग, नॉट द इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है ये न्यूक्लियस के बीच में रिएक्शन है। समझ में आ रहा है क्या? पैरेंट न्यूक्लिया है, डॉटर न्यूक्लिया है, समझ में आया? पर हमको कभी भी न्यूक्लियस का मास नहीं देते वो लोग। व्हाट वी नो इज एटॉमिक मास, टोटल एटम का मास, राइट। तो इफ आई वांट फॉर एग्जांपल मास ऑफ, अगर x का न्यूक्लियस का मास चाहिए, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? इफ यू न्यूक्लियस का मास कैसे करेंगे? इट विल बी एक्चुअली एटॉमिक मास माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं? बराबर ना? सिर्फ न्यूक्लियस का मास चाहिए मेरे को अगर, ठीक है, तो कैसे निकालूं? मेरे को पीरियोडिक टेबल में जो मास लिखा होता है वो कौन सा मास है? दैट इज एटॉमिक मास, पूरे एटम का मास है गिवन, राइट, ठीक है। अरे जो पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है इट इज पूरे एटम का मास कि सिर्फ न्यूक्लियस का मास? पूरा एटम का मास, राइट। तो उसमें पूरा न्यूक्लियस भी है प्लस इलेक्ट्रॉन भी है, उसमें इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लो, ठीक है, यू विल गेट द न्यूक्लियस का मास।
समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, इफ आई वांट मास ऑफ न्यूक्लियस इस पूरे एटम का मास माइनस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डू यू एग्री? अच्छा, ये जो रिएक्शन लिखा है ये न्यूक्लियस के बीच का रिएक्शन है, समझ में आया क्या? तो व्हेन आई से मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, आई मीन मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वाई, एंड ये जो अल्फा पार्टिकल है वो कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, अब इसलिए मैं तो ध्यान से देखो, व्हाट इज एम एक्स हियर? एटॉमिक मास ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसके अंदर? Z, ठीक है, तो Z इंटू एम ई, दिस इज व्हाट, दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स, समझा क्या? ठीक है, फिर इसका y का न्यूक्लियस मास है तो सेम सेम लॉजिक, मास एटॉमिक मास ऑफ y माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब जितना एटॉमिक नंबर है इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, एटॉमिक नंबर कितना है y का? Z माइनस 2, ठीक है, तो वो किया, समझ में आ रहा है क्या? समझा क्या? ठीक है, प्लस अल्फा पार्टिकल सेम मास ऑफ हीलियम एटम माइनस 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का मास निकाल लिया, दिस इज व्हाट, दिस वन इज मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ x, दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ y, दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, समझा क्या आप? ठीक है, समझा कि बाउंसर? ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है इट इज न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, तो व्हाट व्हेन आई से आई हैव टू सबट्रैक्ट द मासेस, रिएक्टेंट मास प्रोडक्ट करना है तो उनके न्यूक्लियस के मास को सबट्रैक्ट करना है, तो मुझे तो पता था हमसे एटॉमिक मास, राइट, तो इसलिए मैं एटॉमिक मास के टर्म से लेके आ रहा हूँ, ठीक है, मैं बोला अगर न्यूक्लियस का मास चाहिए तो क्या करना है, एटॉमिक में से इलेक्ट्रॉन का मास निकाल दो, समझ आया क्या? ठीक है, तो वही मैंने किया है सब जगह, ओके, नाउ यू ओपन द ब्रैकेट, देखो व्हाट डू यू गेट, लेट्स ओपन द ब्रैकेट, एक स्टेप मैंने नहीं लिखा था, आई जस्ट राइट इट हियर, ठीक है, तो दिस इज mx माइनस zme माइनस my माइनस, ठीक है, zme माइनस 2me प्लस mhe अल्फा पार्टिकल मास माइनस 2me, करेक्ट? और ये माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए प्लस, करेक्ट है ना, माइनस ऑफ माइनस प्लस, राइट, ठीक है, दिस एंड दिस विल गेट कैंसल्ड, ओके, एंड आई ओपन दिस ब्रैकेट, ठीक है, तो यहाँ पे mx, ये ब्रैकेट होता है माइनस my, ओके, दिस विल कम प्लस, राइट, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड लास्ट दिस माइनस, बराबर है, ठीक है, आई गेट दिस वैल्यू, समझा? ठीक है, तो व्हाट इज द मास डिफरेंस का फॉर्मूला? इज एटॉमिक मास ऑफ x माइनस एटॉमिक मास ऑफ y माइनस एटॉमिक मास ऑफ he, समझ में आया? ठीक है, ओके, इससे मिल गया मास डिफेक्ट, कितना मास लॉस हो गया वो मिल गया, तो c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है, इफ आई नो इन AMU आई विल मल्टीप्लाई बाय 931, सिंपल, दिस इज द वैल्यू, इसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड एज Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन, Q वैल्यू बेसिकली टॉक्स अबाउट द एनर्जी रिलीज्ड, Q वैल्यू इफ इट इज पॉजिटिव दैट मींस एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है, और अगर Q वैल्यू नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है, एनर्जी हैज टू बी प्रोवाइडेड, उतना एनर्जी कंज्यूम होगा, है ना, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक जो बोलते हो, ठीक है, एक्सो होगा अगर ये है और एंडो होगा अगर ये है, इज इट मेकिंग सेंस? समझ में आया कैसे Q वैल्यू निकलते हैं? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट, देयर आर कपल ऑफ मोर फार्मूला, दिस फार्मूला इज एक्सक्लूसिव टू अल्फा डीके ओनली, उन्होंने क्या किया ना, दे हैव इमेजिन सिचुएशन जहां पे लेट्स से आई हैड अब वो एक्स पैरेंट न्यूक्लिया है रेस्ट पे है, ठीक है, और उसने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल फायर किया, तो व्हाट विल हैपन, इट्स लाइक शूटिंग अ बुलेट, ठीक है, तो अगर अल्फा को फायर किया, जैसे यू अंडरस्टैंड इफ दिस एलिमेंट इज एक्स तो व्हेन इट फायर्स अल्फा पार्टिकल, तो गन ने बुलेट को फायर किया ऐसा हो जाएगा, तो अगर अल्फा पार्टिकल राइट जा रहा है तो बुलेट अगर राइट जा रहा है तो गन पीछे आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब बेसिकली आफ्टर फायरिंग अल्फा पार्टिकल बोथ शुड गेन वेलोसिटी, समझा, और जैसे ही अल्फा फायर करेगा ये एक्स बन जाएगा वाई, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना, तो एक्चुअली यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अपन ऐसे बोले ना कि ये Q वैल्यू आया, ठीक है, इतना हीट रिलीज होगा या इतना एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, एक्चुअली हीट फॉर्म में एनर्जी रिलीज नहीं होता है, जैसे समझ में आएगा, जैसे समझेगा इफ आई टेक अ बुलेट एंड फायर, ऐसे इस पे फायर करते बॉल पे तो हिट करेगा, थोड़ा आवाज आएगा, ठीक है, थोड़ा हीट जनरेट होगा, है कि नहीं, ठीक है, थोड़ा बुलेट डिफॉर्म हो जाएगा और शायद वॉल भी डिफॉर्म हो जाएगा, वॉल में होल हो जाएगा, राइट, तो एनर्जी स्पेंडिंग इन दीज थिंग्स, राइट, ठीक है, यहाँ पे जब एनर्जी Q रिलीज होता है, ठीक है, दिस Q वैल्यू वी गॉट, हमने लिखा ना यहाँ पे कि भाई ये x है, y बन गया, He दे दिया और Q दे दिया उसने, तो ऐसा Q रिएक्शन में हीट नहीं निकलने वाला है, समझ में आ रहा है क्या? एक्चुअली दिस एनर्जी इज पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर एंड अल्फा पार्टिकल, बाद में क्या होता है, मतलब जैसे ही रिएक्शन होगा तेल मुंह से वेलोसिटी से बाहर निकलेंगे लोग, ठीक है, अब क्या होगा, वो एयर पार्टिकल से टकराया या किसी पानी में रखा तो पानी को टकराया, तब वो हीट में कन्वर्ट हो जाए, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है,
व्हेन द रिएक्शन हैपेंस, ठीक है, तो Q इज नॉट हीट रिलीज्ड, इट इज जस्ट द एनर्जी रिलीज्ड, एंड दैट एनर्जी रिलीज इज पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी दिस टू गाइस. समझ में? ऐसा नहीं रिएक्शन में गर्म हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं होता है. वो पार्टिकल्स फास्ट निकलते हैं, अब वो टकराएंगे हवा के पार्टिकल के साथ, या तो डालते पानी में, अगर तुम डालते तो पानी में डालते तो पानी गर्म हो जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई जस्ट राइट इट हियर. हमने शायद लिखा भी है इसका आगे, ठीक है, कि नहीं लिखा तो लिख देते हैं. ओके, तो यहाँ पे आई स्टार्ट नोट कि एनर्जी रिलीज्ड as part of decay is in the form of Ke of daughter and Ke of He++. He++ को अल्फा ही बोल सकते हो. That's what I have written. See, look at this. यही लिखा देखो मैंने कि Q जो रिलीज हुआ वो कैसे, Q कैसे निकाला हमने, पूरा कैलकुलेशन दिखाया कि कैसे Q निकाल सकते हैं अपन. समझ में आया क्या? जो भी Q मिला अपने को, that is actually Ky and K alpha. Do you understand this step? ऐसा क्यों लिखा है हमने? सबको समझ में आया क्या? अच्छा, now I told you कि भाई ऐसे रिएक्शन में, ओके, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड. तो मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है ना. अब इनिशियली मैंने क्या बोला है कि x जो है वो रेस्ट पे है, तो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल? 0, ठीक है. और बाद में क्या होगा कि ये दोनों मूव कर रहे हैं, तो इसके मोमेंटम को y ले लिया, इसका अल्फा p अल्फा लिख दिया, ठीक है. अब इसको वहां ले गए, ये 0 है ना, इसको वहां ले गए तो क्या मिलेगा कि पी वाई इज इक्वल ऑपोजिट टू पी अल्फा ना. दिस एक्चुअली इंप्लाइज सिंस दिस इज 0, आई एम अज्यूमिंग दिस टू बी 0, तो वी कैन से दैट कि पी वाई शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी अल्फा. इसका मतलब ये होता है कि दोनों का मोमेंटम ऑपोजिट है, मतलब अल्फा ऊपर जा रहा है तो डॉटर नीचे जाएगा, या अल्फा राइट में जा रहा है तो डॉटर पीछे आएगा. बुलेट आगे जा रहा है तो गन पीछे आएगा, राइट. ऐसे ऊपर फायर करे तो गन नीचे आएगा. तो जो इसका डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट में इसका डायरेक्शन होगा. समझा? इसका मतलब ये है, ठीक है. My negative sign indicates opposite direction, value wise वो सेम है. समझा? इसमें मैंने लिखा मॉड निकालेंगे तो सेम मिलेगा. Any questions? ठीक है. अच्छा, अभी ये बताया व्हाट इज द मोमेंटम फॉर्मूला रूट ऑफ 2m ke. तो अगर राइट इसको 2my ky रूट ऑफ, सेम इसको भी लिखा, स्क्वायर करके 2 कैंसिल कर दो, ठीक है. दिस इज व्हाट आई गेट ky अपॉन k अल्फा इज m अल्फा अपॉन my. ओके, फिर हमने क्या बोला, ये क्या है, मास ऑफ अल्फा का न्यूक्लियस, दिस इज मास ऑफ Y का न्यूक्लियस, ठीक है. एंड वी हैव लर्नड, इफ यू गो बैक, स्टार्ट में तुमको ये पढ़ाया था देखो मैंने कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज A into m ना, ठीक है. तो मास ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक मास नंबर. तो उसका मास नंबर बताया तो हमको, तो उसका मास का रेशियो मिल जाएगा. तो देखो वहां पे मैंने वही किया है. तो आई एम यूजिंग यहाँ पे द फैक्ट, since mass of nucleus is proportional to atomic mass number, है ना. तो फिर ये फॉर्मूला को ना मास से उड़ा दिया, मतलब ये मास नहीं चाहिए था मुझे, के वाई अपॉन के अल्फा को आई वांटेड टू मेक इट इजियर. तो ये इसका अल्फा पड़ेगा, मास नंबर इज 4, He है ना, तो 4, और जो y है डॉटर न्यूक्लियस उसका मास नंबर हमने A-4 लिखा है ना, ठीक है. तो के वाई अपॉन के अल्फा का क्या मिल गया मुझे, 4 अपॉन A-4. दिस इज रिलेशन नंबर 2, दिस इज रिलेशन नंबर 1. इफ यू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ y एंड काइनेटिक एनर्जी अल्फा इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड. समझा? दैट्स व्हाट आई गेट. ये फॉर्मूला यू हैव टू, नीट वाले बच्चे तो बाहर कर लो चाहिए तो, ठीक है. डेरिवेशन भी कुछ खास नहीं है, मोमेंटम कंजर्वेशन किया हमने और एनर्जी कंजर्वेशन किया. दिस एनर्जी कंजर्वेशन, दिस मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है. डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन भी दे आस्क अस. समझ में आया क्या? ठीक है. तो इफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट Q, कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है वो निकाल लिया अगर, तो तुम ये भी बता सकते हो कि अल्फा पार्टिकल को कितना एनर्जी मिला और डॉटर को कितना मिला. ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल गेन्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी, ठीक है, और इसको बहुत कम मिलता है कंपैरेटिवली, कंपेयर देम. समझा? मोस्ट ऑफ द एनर्जी को अल्फा पार्टिकल, और जो डॉटर है उसको हार्डली कुछ मिलेगा. समझा? जैसे हम लोग बुलेट फायर कर रहे हैं, ठीक है, तो बुलेट के पास सबसे ज्यादा एनर्जी ना, गन तो थोड़ा पीछे आता है, वो इतना नहीं है. समझ में आया क्या? इट इज द मोस्ट ऑफ द एनर्जी विल गो टू द अल्फा व्हिच इज शॉर्टेड. समझ में आया? और देखो यहाँ पे मैं यही बना, देखो मैंने क्या लिखा है कि x अगर y और He++ में निकलता है ना, डॉटर और He++, तो जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो इनके पास ही है, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. एनी क्वेश्चंस एनीवन? ठीक है. समझ में आया अल्फा डीके कॉन्सेप्ट, है ना. इसमें एक चीज और भी है which you have to understand.
इज दिस कि द मोमेंट आई गॉट फॉर्मूला ऑफ अल्फा पार्टिकल, ओके, कि भाई इतना एनर्जी निकल रहा है, क्यू वैल्यू निकालने में हमको आ गया है, तो ये सब कैलकुलेशन हम कर सकते हैं बिकॉज हमको फॉर्मूला पता है। तो हमने एग्जैक्टली क्या किया ना, हमने अल्फा पार्टिकल एनर्जी कैलकुलेट किया, ठीक है, कैलकुलेट किया तो लेट्स से वी गॉट सम वैल्यू, ओके। तो हमको टेस्ट करना था कि हमारा जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो प्रैक्टिकल बिहेवियर को कंप्लाई कर रहा है कि नहीं। तो हमने क्या किया, देखो ये ग्राफ थोड़ा सा मैं निकालता हूँ, 2 मिनट, ओके। सो व्हाट वी डिड वाज हियर, ऐसा कुछ देखो, तो व्हाट आई डिड कि पहले एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ओके, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज बी, ओके, एंड देन हमने क्या किया कि वी टुक अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ओके, और उसको बोला कि छोड़ दिया, वी नो दैट इसको कोई भी एलिमेंट ले लिया जो जिसका ए क्या बोलते हैं मोर देन 210 है, तो वी नो दैट इट विल परफॉर्म रेडियो एक्टिविटी एंड अल्फा पार्टिकल विल बी रिलीज्ड, ओके। तो हमने इसको ना यहाँ से मतलब इसको थोड़ा सा वी कवर इट सो दैट वी काइंड ऑफ गेट अ बीम, ऐसा कुछ समझ लो। तो यहाँ से जो भी अल्फा पार्टिकल निकलेंगे दे कम इन द फॉर्म ऑफ बीम, ओके। अब जानबूझ के देखो, तुम समझो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर है और अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग इज दिस सिचुएशन जो हमने पहले पढ़ा था मैग्नेटिज्म में कि यू हैव क्यू चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी v, ओके, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड b। तो इफ यू गो बैक टू द थियरी, तो हमने मतलब सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, याद है क्या, ठीक है, वहां पे डायग्राम ऐसे बनाया था मैंने, ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड था और चार्ज को ऐसे ऐसे लेके गया था मैं, है ना, और फिर ऐसे घुमाया था उसको, याद है तुम लोग को, ठीक है। तो हमको लगा चलो ठीक है, तो ऐसे ही होगा, मतलब जैसे ही अल्फा पार्टिकल आएगा तो इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इट शुड गो लाइक दिस, ऐसे आते ही घूम जाएगा, मतलब ऐसे आएगा और ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा और यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगा, समझा क्या। और हम लोग को पता है आर का फॉर्मूला वाज mv/qb, फिर हमने बोला इट इज √2mk/qb, और ये निकालने को मैंने सिखाया तुमको, अभी अभी फॉर्मूला कर लिया हमने, ठीक है। तो हमने सब कैलकुलेशन डाला उसके अंदर कि भाई के इतना होना चाहिए, उसका चार्ज भी पता है, मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया पता है, वहां सब कुछ, ये ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज नोन टू अस। वी कैलकुलेटेड एंड वी गॉट आर का वैल्यू समझ लो 5 मीटर मिला, लेट्स से क्या था, आई गॉट आर का वैल्यू एज 5 मीटर। तो हमने क्या किया कि एग्जैक्टली 5 मीटर पे आके, तो यहाँ से 5, यहाँ से 10 मीटर पे आके ऐसा होल कर दिया, यहाँ पे स्लॉट बना दिया, दिस इज एवरीथिंग इज ऐसे, 1 सेकंड ना, ऐसे यहाँ पे आके स्लॉट बना दिया ऐसे, ये सब पूरा बॉक्स में। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आके 10 मीटर पे मैंने छेद कर दिया। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल गया, बरोबर, सब कुछ सही है ना, मतलब सब कैलकुलेट किया है और सब कैलकुलेट करने के बाद 5 मीटर मिला, तो बोला ठीक है एग्जैक्टली वहां पे होल कर देते हैं और फटाक से वहां से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा, निकला अल्फा पार्टिकल बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुम चालू करो रिएक्शन, पार्टिकल्स निकलते रहेंगे। बट और भी फाउंड कि समझ लो 50 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इमेजिन एक नंबर, ठीक है, ये तो निकले मतलब रेडियस, जिसका रेडियस 5 मीटर है। वी फाउंड देयर आर मोर अल्फा पार्टिकल्स विद 3 मीटर रेडियस, फिर देयर आर 4 मीटर, ऐसे मतलब ऐसे खाली एक रेडियस नहीं है, मल्टीपल रेडियस निकल रहे थे। समझ में आ रहा है क्या, मल्टीपल रेडियस मतलब मल्टीपल काइनेटिक एनर्जीज। तो मैंने कैलकुलेट करके निकाला तो आया कि एक ही काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। देख इसमें ऐसा कुछ वेरिएबल है क्या इस फॉर्मूला में काइनेटिक एनर्जी में, ए कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, ए भी वापस ए कांस्टेंट है, क्यू जो निकल के आ रहा है वो भी कांस्टेंट ही है। देख इसमें क्या है, mx माइनस my माइनस mh सब कांस्टेंट है यहाँ पे, तो एवरीथिंग हैज टू बी कांस्टेंट। ये अलग अलग के ही कहां से आ रहा है, समझ में आता मतलब जब प्रैक्टिकल करके देखा तो आया, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आया, मतलब ये वाले के लिए भी मिले अल्फा, पर अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकल रहे थे। तो बोले यार मतलब व्हाट वी आर गेटिंग इज वी आर गेटिंग अल्फा पार्टिकल ऑफ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। समझ में आया क्या, ओके, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम। और वो भी कैसा ग्राफ है देखो, तो अपने चलो निकला आया तो ठीक है, चलो अलग भी ये आया तो भी ठीक, बट अगर ऐसा होता ग्राफ वॉज अगर स्मूथ कर्व, मतलब ऐसे, ठीक है, कि भाई निकल रहा है तो मतलब ऐसा, यहाँ पे क्या होता कि 3 मीटर का निकला अल्फा पार्टिकल, फिर 4 मीटर पे निकल रहा है, फिर 5 मीटर पे निकल रहा है, देयर वाज नो अल्फा पार्टिकल बिटवीन दीज टू रेंजेस। समझा क्या मतलब अगर ग्राफ वॉज ऐसा कि 3 मीटर वाले 10 अल्फा पार्टिकल मिले, फिर 4 मीटर वाले 20 अल्फा पार्टिकल मिले, फिर कुछ 5 मीटर वाले समझ लो 5 मिले, ठीक है, तो ग्राफ वाज लाइक दिस। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट ग्राफ,
समझा ना, मतलब ऐसा नहीं कि वी आर गेटिंग रेंज कि भाई चलो 3 से लेके 5 तक बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकल रहे, ऐसा नहीं होगा. तो दैट वाज द वियर्ड पार्ट. गेटिंग द पार्टिकल, व्हाट इज द ग्राफ? दिस इज द ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और यहाँ पे रेडियस लिखा है विच कैन बी टर्म्ड एज काइनेटिक एनर्जी आल्सो बिकॉज दे आर प्रोपोर्शनल. समझा? तो ये दिस इज एक्चुअली डिफरेंट टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी. Getting the point? So what we realize कि alpha particle, this is a very important point, and then I'll give you 2 minutes to think over this. Alpha particle was taking discrete values. That means if this is, let's say 10 joules, and this is 15 joules, this is, let's say, some 21 joules, there was absolutely no alpha particle, no one in this range. In this range, and that is the weird part. They were like, ऐसा क्यों हो रहा है? समझ आया प्रॉब्लम क्या है? You understand what is the problem here? ठीक है, प्रॉब्लम was कि we got ke वाला फॉर्मूला, but there was पहले तो multiple ke's were there, so we don't know why. Multiple ke's were there, but it was the ke's were fixed. यही एनर्जी के मिल रहे हैं, यही एनर्जी के मिल रहे हैं, यही. ऐसा नहीं कि रेंज मिल रहा है एक. समझ में आ गया? 10, 15, 21 ऐसे. ठीक है, तो 50 इसके, 100 इसके, 20 इसके, ऐसे बीच के कोई है ही नहीं. तो ऐसा कैसा कि काइनेटिक एनर्जी डिस्क्रीट ले रहा है वो. समझ में आया प्रॉब्लम? डिटेक्ट कैसे किया, समझ में आया आपने वो चीज? ठीक है, अब ये प्रॉब्लम कहाँ आया, कैसे होता, ऐसा हुआ ही क्यों? दैट इज व्हाट वाज बॉदरिंग अस. समझ में आया क्या? ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो समथिंग वाज मिसिंग. वी रियलाइज कि हमने अल्फा डीके समझ तो लिया, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कुछ तो नहीं समझे हम. ठीक है, नहीं तो वी कुड हैव प्रेडिक्टेड कि मल्टीपल काइनेटिक एनर्जी आ रहा है. समझ में आ गया? एंड थोड़ा समझा उसको. तो व्हाट वी रियलाइज इज दिस कि हम लोग बोलते हैं ना अल्फा बीटा गामा डीके, एक्चुअली गामा डीके इज नॉट अ सेपरेट डीके, इट्स पार्ट ऑफ अल्फा डीके ओनली. व्हाट इज हैपनिंग वाज दिस. सी, ऐसा कुछ हो रहा था. ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रिएक्शन कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि क्या बोलते हैं, क्यू का वैल्यू आया कुछ 100 जूल्स. ठीक है, ओके, और ये डॉटर है. बट क्या हो रहा था एक्चुअली में कि ये दिस यूज्ड टू वर्क, बट सम पार्टिकल्स व्हाट वाज हैपनिंग, ये रिएक्शन होने के बाद ऐसा भी हुआ था कि सम डॉटर्स वेर एक्साइटेड. मतलब इनका इलेक्ट्रॉन, जैसे ये ग्राउंड स्टेट है, इनका इलेक्ट्रॉन वाज नॉट हियर, इट वेंट एक्चुअली ऊपर. कैसे क्या ऊपर कैसे आया पता है क्या? रिएक्शन टाइम उसने क्या किया कि ये क्यू में से 100 में से उसने समझ लो फर्स्ट ऑर्बिट में जाने के लिए 5 जूल चाहिए. ठीक है, तो उसने 5 निकाल लिया. समझा गया? तो ये 95 हो गया, मतलब 100 में से उसने 5 निकाल लिया. समझ में आया क्या? ठीक है, तो 100 में से 5 निकाल दिया तो उससे क्या हो गया कि इसको एनर्जी कम मिली क्योंकि इसने थोड़ा खा लिया. समझ में आ रहा है क्या? इसको कम मिला तो वी हैड अल्फा पार्टिकल 95 एनर्जी. कुछ लोग का इलेक्ट्रॉन और ऊपर चला गया था ऐसे यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट में. ठीक है, एंड लेट्स से इट रिक्वायर्ड 15 जूल्स, तो उनका और सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 100 माइनस 15 हो गया. तो आई हैड अल्फा पार्टिकल विद 95 एनर्जी एंड देन डायरेक्टली आई हैड अल्फा पार्टिकल ऑफ 85 एनर्जी. इसलिए मुझे 85, 95 ऐसे सब मिल रहे थे. बिकॉज क्या होता है कि उसने फिक्स्ड एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया ऊपर जाने के लिए. समझा? तो इसको बोलते हैं एक्साइटेड डॉट ऑफ न्यूक्लियाई. समझा? बट जस्ट बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि ये फोर्सफुल एक्साइटेशन है. इट्स लाइक दिस, जैसे ये पेन को लेकर मैंने ऊपर फेंक दिया तो मैंने फेंका ना ऊपर, वापस नीचे आएगा क्या? ये आएगा ना वैसे ही, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी लिया था, तो इसलिए वो लेके चला तो गया ऊपर, पर थोड़ी देर बाद नीचे भी आता है. जब नीचे आएगा तो जो एक्साइटेड डॉट ऑफ न्यूक्लियाई वो क्या हो जाएगा? विल कम टू ग्राउंड स्टेट, इट विल बिकम नॉर्मल ना, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा. ठीक है, जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो आने के टाइम इट हैज टू एमिट दैट एक्स्ट्रा एनर्जी, राइट? इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी एमिटेड है, दैट इज गामा. समझा? ठीक है, आई गेट द पॉइंट. तो दैट वाज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स. ठीक है, वी वर गेटिंग मल्टीपल काइनेटिक एनर्जीज बिकॉज ये जो डॉटर है उसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी थोड़ा एब्जॉर्ब कर रहा था, और क्योंकि हम एब्जॉर्ब फिक्स्ड वैल्यूज एब्जॉर्ब करना पड़ता है, इसलिए फिक्स्ड डिस्क्रीट वैल्यूज ही दिख रहे थे अपने को वहां पे. समझ में आया क्या? तो एंड देन दिस व्हाट हैपेंस इज कि दिस एक्साइटेड न्यूक्लियस जो होता है जब वो हवा ग्राउंड स्टेट में आता है तो एज पार्ट ऑफ दैट इट विल एमिट गामा रे. समझ में आया क्या? तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि गामा डीके इज नॉट अ सेपरेट डीके, इट्स पार्ट ऑफ अल्फा ओनली. एनी क्वेश्चंस? समझ में आया पूरा अल्फा पार्टिकल का पूरा डीके? ठीक है, दिस वाज द लॉन्गेस्ट, मतलब बीटा पार्टिकल वाज स्मॉलर. ठीक है, बट आई होप यू अंडरस्टूड. क्या क्या सिखाया देखो, आई विल डू अ क्विक रिवीजन अगेन एंड देन आई विल पॉज. See, I said कि alpha decay will happen only for heavier elements. समझ में आया क्या? What happens in alpha particle? Helium++ निकलता है. ठीक है, उससे क्या होगा कि atomic mass number will reduce by 4, atomic number will reduce by
2, ठीक है, and some amount of energy is released. Then I said कि how to calculate this energy, ठीक है, you calculate the mass defect and multiply by c square 931. What is mass defect? It is mass of reactant minus mass of product. But what you have to understand, it is not mass, atomic mass. It's a nucleus का mass. तो subtract करना पड़ेगा अपने को क्या? Mass of electron. Solve करो, you get the value of delta m and hence you will get the value of q. Then I realized कि ये q तो मिल रहा है, but it is this q is not in the form of heat or something like that. It is in the form of kinetic energy of the particles released. ठीक है, तो एक रिलेशन लिखा एनर्जी कंजर्वेशन का, q जो निकल रहा है वो y में और अल्फा में जा रहा है. Also momentum is conserved, उससे सेकंड रिलेशन मिला. Solve, you will get the kinetic energy of alpha particle, which seems to be a fixed value. ठीक है, तो ग्राफ जब देखा, मतलब हमने बोला कि चलो चेक करते हैं कि यही वैल्यू का अल्फा पार्टिकल मिल रहा है क्या. तो चेक कैसे करते हैं, हम लोग उसको घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज r and ke are related. तो ke is fixed, तो r will be fixed. But we realized that कि I had multiple r's, that means multiple ke. ठीक है, वो भी डिस्क्रीट वैल्यू ले रहा था, कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं ले रहा था. ठीक है, तो ये वैल्यू के बाद ये वैल्यू मिल रहा है ऐसे, समझा. तो ये हमारे को डाउट हुआ भाई क्या हो क्या रहा है, डिस्क्रीट वैल्यू ले रहा है, ऊपर से क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है. ठीक है, नंबर भी फिक्स नहीं है, समझा. तो थोड़ा बिहाइंड द सीन्स देखा तो व्हाट आई रियलाइज कि एक्चुअली में जो डॉटर है वो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, इसका वो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा था, फिक्स्ड वैल्यू एब्जॉर्ब कर रहा था, इसलिए फिक्स्ड कम वैल्यूज दिख रहे थे अपने को. समझ में आया क्या. तो व्हाट वी रियलाइज, अच्छा जब ये एक्साइटेड न्यूक्लियस जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन वापस नीचे जंप करेगा जब, तो क्या होता है कि जो फोटोन रिलीज होता है, दैट फोटोन इज नथिंग बट अवर गामा फोटोन. समझा. तो समझ में आएगा सबको. एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? पास. So more excited, like the daughter nuclei is lesser the radius. This is the radius, yes.